भाजपा ने पिछले 9-10 साल से जो राजनीति इस देश में चलाई है, उसी इकोसिस्टम का ये नतीजा है कि जब रमेश विधूड़ी भीषण और भयानक किस्म की गालियां दानिश अली को दे रहे थे, उस वक्त हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद तो वो उसके ऊपर हंस रहे थे। अब समस्या इसमें क्या है? भाजपा एक खास तरह की समस्या में फंसी हुई। भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग ये समझते हैं कि अगर मुसलमानों और इस्लाम को वो गाली देंगे तो उनको पार्टी के अंदर घुमा फिरा कर तरक्की ही मिलेगी। रमेश विधूड़ी ने शायद गलती ये कर दी है कि उन्होंने गलत मंच चुन लिया। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, ये मसला बहुत गंभीर है क्योंकि भारत की संसद में हुआ है। अब देखने की बात है खुद जो वो उपदेश देते हैं वो अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर किस तरीके से लागू कर, महिला आरक्षण कानून लागू करके उसका पूरा का पूरा श्रेय लूटने की कोशिश की। जो भारत की राजनीति का इतिहास बताता है कि जो आरक्षण देता है जरूरी नहीं है कि आरक्षण लेने वाले उसी को वोट। चुनाव जीतने के लिए उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। कि मायावती के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो INDIA के साथ ही जाना है। राहुल गांधी की छवि पहले के मुकाबले पूरी तरीके से बदल चुकी है। राहुल गांधी वो नेता नहीं रहे जो कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुआ करते। इन लोगों का दरअसल पत्रकारिता के मूल्यों से, पत्रकारिता के मानकों से इन लोगों का कोई संबंध नहीं। नरेंद्र मोदी को ये पता है कि इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की बातों से चुनाव नहीं जीता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे जुड़ चुके हैं और आज बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। महिला आरक्षण बिल पर भी बात करेंगे, संसद का विशेष सत्र बुलाने के पीछे क्या खास वजह रही उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा हाल फिलहाल के कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है वो है रमेश विधूड़ी का वो बयान जो उन्होंने नई संसद में दानिश अली को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बहुत सारे ऐसे शब्द बोले जो अमर्यादित हैं, जिनको लेकर पूरा इंडिया विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जरूर गया है कि वो उनका बयान गलत है, लेकिन विधूड़ी की तरफ से भी अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। तो इसी पर बात करेंगे। पहला हमारा मुद्दा यही होगा। अभय सर, आपको क्या लग रहा है रमेश विधूड़ी का ये बयान संसद में देना, दानिश अली जो बीएसपी सांसद है उनको, और उससे ठीक 72 घंटे पहले या कुछ घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ये बोल के जाते हैं कि ये संसद जो है यहाँ पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होगा वो डिसाइड करेगा कि 2024 के इलेक्शन में कौन इधर बैठेगा, यानी कौन पक्ष में बैठेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो मैं सभी सांसदों से और खुद उन्होंने बोला कि मैं खुद इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारी तरफ से कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में बीएसपी सांसद के लिए बीजेपी के सांसद इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं जो शायद संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, या इसको आप देखते हैं कि एक सांसद जिसको अपनी पद अपनी गरिमा का नहीं पता है कि वो कब कहां पर क्या बोल रहा है? देखिए, अभद्र और मर्यादित आपने दो शब्दों का प्रयोग किया। मुझे नहीं लगता कि रमेश विधूड़ी ने जो कुछ बोला है दानिश अली के लिए, वो ये दो शब्द उसे व्यक्त करने के लिए काफी है। जी। उन्होंने जो बोला है वैसा तो आमतौर पर जो हिंदुत्ववादी ट्रोल्स होते हैं वो भी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल यदा कदा ही करते हैं। तो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे तो लगता है कि उन्होंने एक बार में अपनी कुल्हाड़ी से दो वार किए। एक वार तो उन्होंने अपने पैर पर किया और दूसरा वार अपने राजनीतिक दल के पैर पे किया। तो उन्होंने अपनी टांग भी काटने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी की टांग भी काटने की कोशिश की। अब समस्या इसमें क्या है? भाजपा एक खास तरह की समस्या में फंसी हुई है। वो ये है कि भाजपा ने पिछले 9-10 साल से जो राजनीति इस देश में चलाई है, जिससे जिस तरह का सार्वजनिक विमर्श बना है और एक खास तरह का एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है, उसी इकोसिस्टम का ये नतीजा है कि जब रमेश विधूड़ी भीषण और भयानक किस्म की गालियां दानिश अली को दे रहे थे, उस वक्त हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ सांसद जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और हर्षवर्धन तो वो उसके ऊपर हंस रहे थे। उसकी इससे आप अंदाजा लगाइए, जबकि हर्षवर्धन को माना जाता है कि वो अपेक्षाकृत अन्य भाजपा सांसदों में अपेक्षाकृत शालीन है और वो उनकी उनकी छवि नरम है। तो उस इकोसिस्टम का प्रभाव ये है कि मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों का राक्षसीकरण करना, उनको जितनी बुरी से बुरी बातें कहना, उनको गद्दार कहना और पता नहीं क्या क्या उनको कहना, इस्लाम के खिलाफ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या उनके समर्थकों को बहुत ही सुखकर लगता है। आपको याद होगा नूपुर शर्मा प्रकरण। जी जी। नूपुर शर्मा प्रकरण में उस वक्त नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा था,
तो भाजपा ने, ठीक है, भाजपा ने उन्हें निलंबित किया और इस वक्त वो हाशिए में पड़ी हुई है पूरी तरह, लेकिन भाजपा के इस इकोसिस्टम द्वारा नूपुर शर्मा को काफी समर्थन प्राप्त हुआ था, काफी उनकी वाहवाही हुई थी, और एक बार ही ऐसा लगा था कि जरा सा भी मौका मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उनको लाकर किसी अच्छे पद के ऊपर प्रतिष्ठित करेगी। अब चूंकि नरेंद्र मोदी पहले संसद में ये वक्तव्य दे चुके हैं कि किसी भी सांसद को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और वो गारंटी देते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अब गेंद पूरी तरीके से उनके पाले में है। ये उनको तय करना है कि वो रमेश बिधूड़ी का क्या करें। केवल उनसे ये कहना कि आप कारण बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा है, हो सकता है कि ये एक सांगठनिक कार्रवाई का एक प्रक्रिया हो और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाया, उनको पूरी तरीके से किसी भी किस्म के जिम्मेदारी के पदों से बेदखल नहीं किया गया, अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता निलंबित नहीं की गई या उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, या दूसरी तरफ दूसरी गेंद लोकसभा अध्यक्ष के पाले में है, उन्हें चूंकि उन्होंने संसद में बयान दिया है ये, तो उनके खिलाफ वैसी कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष उन्हें किस प्रकार की सजा देते हैं, ये भी, इसके ऊपर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को किसी भी कीमत पर कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए, उनको बचना नहीं चाहिए, उनको दो तरफ से सजा मिलनी चाहिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से और एक लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब संसद मैं खड़े होकर एक सांसद, चुना हुआ सांसद इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या उसे इस बात का डर नहीं होता है, जिस प्रधानमंत्री के ताकत के किस्से दुनिया भर में हैं कि वो सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सामने लोग डरते हैं, तो क्या उस संसद में खड़े होकर जब रमेश बिधूड़ी ये बात बोलते हैं, तो क्या उनको पार्टी की तरफ से पीछे से समर्थन हो सकता है क्या? देखिए, मुझे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर ये एक छवि है, लोग भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग ये समझते हैं कि अगर मुसलमानों और इस्लाम को वो गाली देंगे तो उनको पार्टी के अंदर घुमा फिराकर तरक्की ही मिलेगी। ओके। अब दिक्कत की बात यह है कि जो होशियार और चालाक लोग होते हैं, वो इस काम के लिए एक चतुराई के साथ एक मंच चुनते हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा का जो चुनावी मुहिम थी, उसके दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक विरोधी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस प्रकार का इस्तेमाल किया था। आप देखिए, कपिल मिश्रा हैं, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और अब तो कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे पद पर बैठा दिया। मैं इनके लोहनी से विधायक हैं, वो भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। बहुत से लोग हैं, लोगों की एक बहुत लंबी सूची है। जी। रमेश बिधूड़ी ने शायद गलती ये कर दी है कि उन्होंने अपने अल्पसंख्यक विरोधी और इस्लाम विरोधी जो उनके घिनौने उद्गार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने गलत मंच चुन लिया है। अच्छा, अगर वो चुनावी मुहिम के दौरान या किसी और बहस के दौरान या किसी अपनी पब्लिक रैली में इस प्रकार की कोई बात कहते, और खासतौर से चुनाव की गर्मा गर्मी में इस बात कहते, तब शायद उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के गिरेबान में लोग नहीं कहते कि आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए। तो अगर वो संसद में बोल गए हैं, इसलिए उनसे लगता है कि थोड़ी गलती हो गई और उसका भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। अभी देखिए, जब G20 हुआ था, G20 के बाद में बाइडेन वगैरह सब दूसरी जगहों पर गए, तो उन्होंने कहा कि भारत में सरकार को चाहिए कि मुसलमानों के प्रति क्या रवैया अख्तियार करें, इसके बारे में पुनर्विचार करें। अल्पसंख्यकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, जो दुरुस्त नहीं है, उस पर पुनर्विचार करें। अब जब बिधूड़ी की बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी, जो कि आजकल के जमाने में तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए, और मीडिया और टेक्नोलॉजी इस तरह की हो गई है, तब आप देखिए कि ये जो बातें कही गई हैं मोदी सरकार के खिलाफ, इन सब बातों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो और भी बातें संगीन हो जाती हैं। इससे मोदी सरकार की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। इस छवि को वो एक ही तरीके से बचा सकते हैं, बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई करें जिससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोगों को सबक प्राप्त हो। मुझे ताज्जुब है, नूपुर शर्मा के खिलाफ और जो एक दिल्ली स्तर के प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद
शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैसा कि होता है कि आप जिस इकोसिस्टम में होते हैं, वहाँ आपके दिल और दिमाग में इस तरह की चीजें कूट-कूट कर भरी होती हैं, जो कभी भी जी, असावधानी के क्षण में आपके मुँह से निकल जाती हैं। जी। अ, आपको इसमें क्या लगता है जब आप सर देखते हैं कि इतनी बड़ी घटना होती है, मीडिया में लगातार चर्चाएँ हो रही हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी बनती है कि पार्टी जो एक्शन लेगी वो लेगी? तुरंत 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 भी तो कुछ दिखना चाहिए ना कि प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करके बोल दें कि इस तरीके की भाषा हमारी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई भले ही बाद में हो, लेकिन पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि अ, उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, प्रधानमंत्री कम से कम इस भाषा का समर्थन नहीं करता है, चाहे वो मणिपुर रहा हो, चाहे वो नूह के दंगे रहे हों, चाहे फिर वो ये मामला हो गया आ गया हो, या फिर इससे पहले भी जयपुर बरेली में जो महाराष्ट्र जो ट्रेन जा रही थी उसमें जब नाम लेके गोली मारी गई, तो क्या प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जब सोशल मीडिया पर बाकी चीजों के बारे में अपडेट देते हैं तो इस बारे में भी बोले वो? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी बनती है, ये मसला बहुत गंभीर है क्योंकि भारत की संसद में हुआ है और वो खुद प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य के बाद हुआ है जिसमें इस तरह की बातें करने की मनाही जी। की गई थी और उन्होंने एक तरह का उपदेश दिया था। अब देखने की बात है, खुद जो वो उपदेश देते हैं, वो अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर किस तरीके से लागू करते हैं। तो अभी हम लोगों को थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, उनकी तरफ से कोई ट्वीट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी कल की घटना है और अंततः प्रधानमंत्री इस पे क्या रवैया अख्तियार करते हैं। आपको लगता है कि आएगा? प्रधानमंत्री अगर अपनी पार्टी को होने वाले नुकसान को बचाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाए, जो वो उपदेशात्मक उनके अंदर बड़ी उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। वो हर एक जी। को उँगली दिखा कर और ऐसे-ऐसे करके वो पूरा बताते हैं कि आपको क्या हुँ। करना चाहिए। ऐसा लगता है सबकी वो क्लास ले रहे हो। एक हाँ, अध्यापक की तरह बर्ताव करते हैं। तो अगर उनकी बात वो चाहते हैं उनकी बातों को लोग गंभीरतापूर्वक लें, तो उन्हें ये करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा महिला आरक्षण बिल पर आते हैं हम। उस पर विशेष सत्र बुलाया गया, उससे पहले हालाँकि जानकारी नहीं थी। विपक्ष का ऐसा कहना था कि हमें कुछ बताया नहीं गया, फिर वो आया बिल और पास हुआ। आपको क्या लगता है कि ये विशेष सत्र बुलाने के पीछे जब चंद्रयान की बातें हुई, देश को गर्व महसूस कराने के लिए डिबेट्स हुई चंद्रयान को लेके और फिर महिला आरक्षण को लेके महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन अभी भी उसमें पेंच है कि वो आप पास नहीं कर सकते जब तक कि आप जातीय जनगणना नहीं कराएँगे, आप जनगणना नहीं कराएँगे तब तक, सेंसस नहीं होगा तब तक। तो क्या आपको ये एक चुनावी 2024 के लिए एक मुद्दा लगा कि प्राइम मिनिस्टर उससे पहले थोड़ा-सा और बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे महिलाओं को लेके, या सच में वो चाहते थे कि महिला बिल आए, महिला देखिए, आरक्षण बिल आम आए? तौर पर मेरा मानना है कि सरकारों की आदत ये होती है कि वो कठिन काम करने से दूर रहती हैं जी। और सरल काम करने की कोशिश करती हैं, जिसमें उन्हें ज़्यादा ज़हमत ना उठानी पड़े और किसी पेचीदगी में ना फँसना पड़े। तब जी। आप देखिए हम लोग सब कयास क्या लगा रहे थे कि विशेष सत्र में या तो एक राष्ट्र एक चुनाव वाला कानून आ सकता है। या मतलब इंडिया हम लोग भारत। इस पर हैं हाँ, या और इंडिया दूसरी भारत बात है वाले। हाँ। हाँ, हाँ, इंडिया भारत वाला कानून आ सकता है। तो जी। प्रधानमंत्री ये दोनों अगर कानून लाते तो बड़ी पेचीदगी में फँसते वो। जी। तो उन्होंने सोचा कि एक इस तरह का कानून इसमें पास किया जाए, हुँ। जिसमें जो पास भी हो जाएगा आसानी के साथ में कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा, इसीलिए 2 दिन में देखिए पास भी हो गया वो, हैं? हाँ। और उसको अभी हमें लागू भी नहीं करना है। हुँ। लागू होगा तो लागू होगा वो 7, 8, 8, 9 या 10 साल बाद लागू होगा और होगा कि भी नहीं होगा ये भी अभी भविष्य के दायरे में है। जी। इसलिए उन्होंने ये आसान रास्ता चुना और उसमें महिला आरक्षण कानून लागू करके उसका पूरा का पूरा श्रेय लूटने की कोशिश की। लेकिन मैं जी। समझता हूँ कि जो भारत की राजनीति का इतिहास बताता है कि जो जी। आरक्षण देता है ज़रूरी नहीं है कि आरक्षण लेने वाले उसी को वोट दें। अच्छा। आप देखिए वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया था, हुँ। तो उस वक़्त नवभारत टाइम्स में एक लेख छपा था। हुँ। जिस लेख का शीर्षक था सूर्यकांत बाली ने वो लेख लिखा था। उस हुँ। लेख का शीर्षक था कि एक व्यक्ति के बढ़ते हुए वोट। यानी उनका मानना ये था कि अब वीपी सिंह के लगातार वोट बढ़ रहे हैं। वो बढ़ जाएँगे, आप हाँ। जानते हैं कि वीपी सिंह की राजनीति का क्या हश्र हुआ? तो जी। हो भी सकता है, जिस व्यक्ति ने आरक्षण दिया है, उस व्यक्ति को वोट मिल भी सकते हैं पहले के मुकाबले ज़्यादा और ऐसा हुँ। नहीं भी हो सकता है। जी। अच्छा, इसी में मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये आपसे सवाल पूछा था और मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि बीजेपी का 2024 का क्या कैंपेन इस आरक्षण से शुरू हो जाएगा, वो इसको भुनाने की कोशिश करेंगे आगामी इलेक्शन, स्टेट नहीं, इलेक्शन और फिर कुछ-कुछ तो भुनाने की कोशिश करेंगे। वो हर जगह इस बात को कहेंगे
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरी मुहिम जो है वो केवल के केंद्र में केवल यही होगा। हाँ, ऐसा नहीं उसी पे करेंगे। अगर वो उसी हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो गलती करेंगे। भाजपा इस तरह की गलती नहीं करेगी। हाँ, उनके जो उसी पे कई मुद्दे होंगे उसमें वो कहेंगे भाई हमने ये भी किया। हाँ, उसी पे मैं आगे आ रहा हूँ कि आपको अभी से क्या लग रहा है, क्योंकि चाहे वो इंडिया और भारत वाला मुद्दा रहा हो या इससे पहले जो छोटे-मोटे मुद्दे थे, बजरंगबली एक बड़ा एक मुद्दा बना था, आपको ध्यान होगा कर्नाटक इलेक्शन में, वो भी फ्लॉप हो गया। आपको क्या लग रहा है किस नैरेटिव के साथ और किन मुद्दों के साथ बीजेपी 2024 की ओर देख रही है? क्योंकि अभी हाल-फिलहाल के जो मुद्दे थे, उन पर मुझे लगता है थोड़ा-सा वो बैकफुट पे ही रहे हैं। देखिए, अभी तो चाहे नरेंद्र मोदी हों या उनके विरोध में खड़ा हुआ आईएनडीआईए गठजोड़ हो, ये जी, सब लोग मुद्दों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी दूर है। मेरे जी, ख्याल से लोकसभा चुनाव की अब 2 या 3 महीने रह जाएँगे, उस वक़्त तक ये मुद्दे जो हैं, दोनों तरफ से फ़र्म अप होंगे कि वो किस मुद्दे को उन लोगों को प्राथमिकता देनी है। तो नरेंद्र मोदी कई तरह से नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा सनातन का है। जी, मेरा मानना है कि सनातन के मुद्दे को वो आखिरी दम तक खींचेंगे। जब जी, तक खींच पाएँ। जब देखेंगे इसमें दम है, तो आगे इस्तेमाल करेंगे, वरना उसको छोड़ देंगे और कभी-कभी ही उसका ज़िक्र होता रहेगा। इसी हुँ, तरीके से एक महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कहेंगे कि हमने किया, हमने किया। हुँ, हुँ, देखिए लेकिन नरेंद्र मोदी को ये पता है कि इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की बातों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो सांसदों की एनडीए सांसदों के अलग-अलग गुटों को उन्होंने संबोधित किया है, 45-45 सांसदों के समूहों को उन्होंने संबोधित किया है। उसमें उन्होंने सांसदों से कहा है कि ये सब बातें करने से आप परहेज़ कीजिए और आप जनता के साथ अपने संबंधों को ठीक कीजिए, जनता के कामकाज कीजिए, जनता के साथ हुँ, जुड़िए। ये सब हुँ। मुद्दे कि हमने कश्मीर में धारा 370 हटाई, हम चंद्रयान पे गए, हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई, ये सब चीज़ें हम आप राम छोड़ मंदिर दीजिए। बनाएँगे। हाँ, राम मंदिर बनाएँगे, ये दरअसल इनको वो ब्रह्मास्त्र मानते हैं और जी, जी, इन मुद्दों को वो खुद उठाएँगे। लेकिन जी, वो आम अपने सांसदों से सांसदों कह को। रहे हैं कि आप इन चक्करों हुँ, में मत पड़िए, अगर आप इन चक्करों में पड़ेंगे, तो जो स्थानीय स्तर पे आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हुँ, ये आपके खिलाफ चली जाएगी। तो वो स्थानीय स्तर पे सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से चिंतित हैं। आप देखिए 303 सांसद हैं भारतीय जनता हुँ, पार्टी के। हुँ, इन 303 सांसदों में वो कितने टिकट काटेंगे? हो सकता है वो 50 टिकट काट दें, हो सकता जी, है वो 75 टिकट काट दें, हो सकता हुँ, है 100 टिकट काट दें। अब आप ये मान भी लें कि वो 100 टिकट काट देंगे, तब भी हुँ, 203 सांसद तो उनके पुराने ही दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जी, जी, तो उन हुँ, 203 सांसदों को जो अपने खिलाफ जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, उनमें बहुत से हुँ, सांसद ऐसे होंगे इन्हें तीसरी बार टिकट मिल रहा होगा। बहुत से राइट, सांसद ऐसे होंगे इन्हें दूसरी बार टिकट मिल रहा होगा। तो उन्हें हुँ, स्थानीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, इस वक़्त मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी है, उसका हुँ। सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो मोदी जी मुख्य रूप से इन बातों से चिंतित हैं। जी, अब आपने सांसदों की बात की तो इसी में मुझे एक सवाल याद आ गया। मायावती को लेकर बड़ा सस्पेंस है, इंडिया में भी और बीजेपी में भी, दोनों ही खेमे चाहते हैं कि मायावती उनके पाले में आ जाए, लेकिन मायावती ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद मायावती का स्टेटमेंट आता है कि ये सिर्फ चुनावी चाल है और मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल में भी ये लागू हो पाएगा। तो यहाँ से थोड़ा-सा बेरुखी दिखती है उनकी बीजेपी के अगेंस्ट। उसके बाद में जब उनके ही सांसद को बीजेपी के सांसद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में भी बोलती हैं कि मैं परेशान हूँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या ये 2 परिस्थितियाँ या 2 स्टेटमेंट मायावती के इंडिया में आने का एक अंदेशा आप लगा सकते हैं इसको? अंदेशा नहीं, आप इसको अंदेशा क्यों कह रहे हैं? आप इसको संभावना कहिए। जी, मेरा कहना ये है कि मायावती की जो राजनीति है, इस वक़्त रहस्यों के आवरण में लिपटी हुई है। जी। दरअसल जिस तरह कर्नाटक में जनता दल सेकुलर की हालत है कि वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हुँ, देखिए, जनता दल सेकुलर का लोकसभा में सूपड़ा साफ हो गया था, उसके बाद विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। अगर फिर हुँ, अगले लोकसभा चुनाव में उनका सूपड़ा साफ हो गया, तो वो बिल्कुल एक पार्टी के तौर पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठजोड़ कर लिया है। जी, मायावती की भी तकरीबन यही स्थिति है। 2007 में अपने अकेले दम पे बहुमत प्राप्त करने के बाद में उनका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। जी, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी दुर्गति हुई। तो जी, मायावती को तो निश्चित रूप से ये तय करना है कि वो किधर जाएँगी। वो भाजपा के साथ जाएँगी कि वो आईएनडीआईए के साथ जाएँगी। भाजपा के जी, साथ वो 2 तरह से जा सकती हैं। एक तो आधिकारिक रूप से भाजपा के साथ गठजोड़ कर लें, एक जी, तो ये तरीका हो सकता है। जी, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो अपने उम्मीदवारों को इस तरीके से खड़ा कराएँ कि उससे भाजपा की मदद हो।
मेरे ख्याल से भाजपा दूसरा तरीका चाहेगी कि मायावती दूसरे तरीके से उनकी मदद करें, पहले तरीके से नहीं। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में अगर भाजपा के साथ चली गई, भाजपा के साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया, तो मायावती को जितनी सीटें मिलेंगी उनमें से कुछ सीटों को वो जीत सकती हैं उस गठजोड़ में। लेकिन दूसरे तरीके में होगा ये कि मायावती बहुत बुरी तरीके से खुद चुनाव हारेंगी और भाजपा जम के चुनाव जीतेगी। उस हालत में एक पार्टी के तौर पर उनका टिका रहना और पार्टी के नेता के तौर पर उनका निजी तौर पर टिका रहना काफी मुश्किल हो जाएगा आगे की राजनीति। तो मायावती की अपनी प्राथमिकता होगी कि वो भाजपा के साथ अगर वो आईएनडीआई के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहती हैं तो भाजपा के साथ गठजोड़ कर लें। लेकिन जरूरी नहीं कि भाजपा इसके लिए तैयार हो। इस सूरत में उनके पास एक ही विकल्प रह जाएगा। अकेले लड़ने की सूरत में तो उन्हें भाजपा की मदद का आरोप भी उनको लगेगा और चुनाव भी बुरी तरह हारेंगे। उनके पास एक ही विकल्प रह जाएगा कि वो आईएनडीआई के साथ चलेंगे। नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों मानते हैं सर? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि भाजपा डायरेक्टली नहीं चाहेगी कि मायावती उनके पार्टी में आए या उनको समर्थन करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा प्रधान स्थिति में है। पिछली बार एसपी बीएसपी अलायंस के बावजूद उसने 63 सीटें जीती थी। उससे पहले तो उसने 73 सीटें जीती थी। भाजपा को उम्मीद है कि देश के दूसरे राज्यों में कहीं अगर उनकी सीटें कम होंगी तो उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सीटें बेशी जीतकर वो उनकी भरपाई कर सकती है। अगर मायावती के साथ वो अलायंस करेगी तो उससे मायावती को अच्छी खासी सीटें देनी पड़ेंगी। हो सकता है मायावती जो 10 सीटें उसने जीती हैं वो देनी ही पड़ेंगी। जहां मायावती के लोग दूसरे नंबर पर रहे होंगे वो सीटें भी मायावती दावा करेंगी, तो मायावती 15 से 20 सीटों का दावा करेंगी। हो सकता है उससे भी ज्यादा का दावा करें। तो मायावती के साथ गठजोड़ करने पे भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ाने का मौका नहीं रह जाएगा। अच्छा, और मायावती कोई बहुत भरोसेमंद गठजोड़ पार्टनर तो है नहीं। वो तो किसी भी वक्त किसी से अलग हो सकती है। हो सकता है चुनाव के भाजपा के खिलाफ हो जाए। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मायावती ये कहता है कि मायावती के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो आईएनडीआई के साथ ही जाना है। लेकिन इसका फैसला वो तब करेंगी जबकि सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव नजदीक आ जाएंगे। तो चुनाव में जो परिणाम होगा, अगर कांग्रेस 2-3 स्टेट जीत अगर कांग्रेस ने इन चुनावों को अच्छी तरीके से नहीं जीता जी, तो आईएनडीआई को जो मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम खत्म हो जाए जी। गेंद पूरी तरह कांग्रेस के पाले में है। अगर कांग्रेस मान लीजिए राजस्थान में अपनी सरकार नहीं बचा पाई और मध्य प्रदेश में भाजपा से सरकार नहीं छीन पाई, तो मुझे लगता है कि फिर आईएनडीआई भाजपा का मुकाबला करने लायक स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो एंकर पार्टी है, जो उसकी प्रमुख पार्टी है, वही कमजोर हो जाएगी। ओके, मेरा लास्ट सवाल चलते चलते, क्योंकि हमने लगभग 2-3 मुद्दे कवर करे हैं। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने हाल फिलहाल में राहुल गांधी के बहुत सारे कैंपेन देखे हैं। वो जैसा कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हमारी जारी है। वो रामेश्वर से मिलते हैं, आपने देखा होगा वीडियो सब्जी वाले का आया था, उसके घर वो पहुंच गए थे, उनसे मिले थे। और इस तरीके से वो कई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं और भी जगहों स्लम एरियाज में जाते हैं। हाल में ही उनका वीडियो आया जब वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे आनंद विहार, और उसके बाद में कल रात को वो दानिश अली से भी मिले। तो आपको ये जो पूरा प्रोसेस राहुल गांधी का चल रहा है, आम लोगों से मिलना, और इसका एक पब्लिक में भी रिएक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक विपक्ष का नेता क्या कर सकता है? विपक्ष के नेता को अगर लगातार खबरों में बने रहना है, लगातार सक्रिय रहना है, जमीन पर उतरना है, तो क्या कर सकता है? जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से उनकी सक्रियता लगातार जारी है। जब वो कहते हैं कि ये भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा के ही अंग हैं, क्योंकि वो विभिन्न तबकों के लोगों से जाकर मिल रहे हैं, उनके साथ घुल मिल रहे हैं, उन्हीं के रूप में उनके साथ जब वो धान के खेतों में जाते हैं तो धान रुपाई करते हैं, जब वो कुलियों के पास जाते हैं तो वजन उठाते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सक्रियता राहुल गांधी के लिए लाभप्रद है, कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद है, और इसका उनको अंततोगत्वा काफी लाभ होने वाला है। इससे राहुल गांधी की छवि पहले के मुकाबले पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब राहुल गांधी वो नेता नहीं रहे जो कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुआ करते थे। अब सवाल इस बात का है कि इसका लाभ कांग्रेस को उन जगहों पर मिलेगा जहां कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का आधार है जी। इसका लाभ अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस उठाना चाहे तो नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वहां पे उनके पास आधार नहीं है। जहां पे कांग्रेस सांगठनिक रूप से मौजूद है, सत्ता की होड़ में है जहां कांग्रेस, वहां राहुल गांधी की ये छवि कांग्रेस का मूल्यवर्धन करेगी, वैल्यू एडिशन करेगी इसके। ओके सर, चलते चलते एक और सवाल मेरा,
पिछले हफ्ते या कुछ हाँ पिछले हफ्ते की बात है, INDIA गठबंधन ने 14 एंकर्स को बैन किया कि हम इनके शोज में नहीं जाएंगे। हालांकि उसमें से कुछ के शोज डिबेट शो होते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इन 14 लोगों को बैन किया कि हम इनके शोज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये या तो सत्ता पक्ष की तरफ से बोलते हैं या फिर भड़काऊ शो करते हैं सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए। तो आपको क्या लगता है ये फैसला और इसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, एंकर्स पे लिया ये इंडिया का फैसला? देखिए, मैं तो इस बात पे काफी कुछ बोल चुका हूं और उसी बात को संक्षेप में फिर से दोहराता हूं। बहस इस बात पे होनी चाहिए कि क्या ये टीवी पत्रकारिता के जो मानदंड हैं उन पर खरे उतर रहे थे। क्या पत्रकारिता इसी प्रकार की जानी चाहिए जिस प्रकार वो कर रहे थे? कम से कम मेरी जो पत्रकारिता की ट्रेनिंग है वो ये कहती है कि इन लोगों का दरअसल पत्रकारिता के मूल्यों से, पत्रकारिता के मानकों से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। जी। ये अगर किसी पार्टी के विचारधारात्मक एजेंट के तौर पे अपने आप को देखते हैं, किसी पार्टी के विचारधारात्मक समर्थक हैं, तो इन्हें चाहिए कि उस पार्टी के अंदर जाके शामिल हो जाएं और उस पार्टी के मीडिया विभाग में काम करें। लेकिन वो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर टीवी पे पेश करते हैं। जो कमर्शियल टीवी खबरिया चैनल हैं, उन पे अपना चेहरा चमकाते हैं और पूरी तरीके से एक खास तरह की विचारधारा का जो उग्रतम पक्ष है, यानी उस विचारधारा के भी जो नरम पहलू हैं, उनसे इन लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है। जो उग्रतम पक्ष है, उसके पक्ष में एक तरह का अभियान चलाते हैं। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव थ्योरी ईजाद की है। वो हमेशा मीडिया की मदद से एक नैरेटिव, एक कहानी कहना चाहती है। वो कहानी विपक्ष के खिलाफ होती है, सरकार के पक्ष में होती है, मोदी के पक्ष में होती है। और मीडिया के ये चैनल जो हैं, उसके उपकरण बने हुए हैं, उसके औजार बने हुए हैं। ये जो 14 पत्रकार हैं, ये आगे भी अगर इंडिया गठबंधन दूसरी सूची, मुझे पता है कि एक और सूची भी जारी हो सकती है जी। दूसरी सूची अगर जारी करता है, तब फिर हम लोगों के सामने वैसे ये बात पहले से ही स्पष्ट है कि ये लोग कौन है। लेकिन INDIA गठजोड़ ने उनकी सूची जारी करके इसको एक धार दे दी है। इससे बहुत ज्यादा पत्रकारिता जगत में बेचैनियां बढ़ी हैं और उन बेचैनियों को लाभ उठाकर हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हमारी आज की पत्रकारिता के सही मूल्य क्या हो। ठीक है, समझ गया सर। थैंक यू सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। काफी दिन बाद फिर से आप आए, व्यस्त थे आई नो, तो उस व्यस्तता में आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।